4 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेंस का क्लियर नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड सर्टेन पीपल हु आर एंटरिंग इनटू द प्रिपरेशन, नॉट ओनली जस्ट एंटरिंग, दे आर 1 से 2 साल के अंदर दे आर क्लियरिंग द एग्जाम। ये वेटरन ट्रैप है क्या? क्यों लोग 3 से 4 बार मेंस दे रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे? सो दिस इज द रोड मैप दैट यू हैव टू फॉलो। ये बहुत ही क्लियर रोड मैप है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप अपनी तैयारी को 6 महीने 8 महीने सिर्फ इन्हीं चीजों को खत्म करने में लगा देते हो सारे सब्जेक्ट्स के, तो अभी भी आप स्टेप 0 पे ही हो। स्टेप 0 को स्टेप 1 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया तो आप कुछ ऐसा आंसर लिखोगे और इससे इंप्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। एंड दैट इज व्हाट द मेंटरशिप इज ऑल अबाउट, कि आपकी 3 से 4 साल की जो जर्नी है उसको कैसे हम 1 से 2 साल में कन्वर्ट कर पाएं, यही मेंटरशिप होती है। अब उनको लगता है कि उनको आ रही चीजें, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर webinar. Questions has become more analytical. That is why you need to shift yourself from average level to the advanced level. Now, if you have to prepare average और advanced level में preparation कैसी होती है, उसका एक contrast मैं आपको दिखाता हूँ. You can always send your copy on this particular QR code. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. So let's start the webinar. तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में होता क्या है कि whenever one enters into the preparation, तो उसके जो एस्पिरेशंस होते हैं वो पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर करने के होते हैं। ठीक है, जब भी somebody is entering into the preparation, फॉर एग्जांपल जब मैं भी प्रिपरेशन में आया था, मुझे भी पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना था एग्जाम। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो 1 साल का या 2 साल का जो टाइम पीरियड प्रिपरेशन का पीरियड होता है और एग्जाम निकालने का पीरियड होता है, वो कब आपका 5 ईयर प्लान में बन जाता है ना, वो आपको खुद भी पता नहीं चलता। ठीक है, और वहीं पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिगिनर होने के साथ साथ 1 से 2 साल की तैयारी में ही रैंक लेके आ जाते हैं, वाइल अदर एस्पिरेंट्स वो बिगिनर से वेटरन बन जाते हैं। वेटरन मतलब 3 साल 4 साल 5 साल से लगातार पेपर दे रहे हैं, या तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, या तो बार बार मेंस फंस रहा है। ठीक है, या मेंस में मार्क्स कम है, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे होने के बाद भी 200 के आसपास होने के बाद भी मेंस उतना अच्छा नहीं जा पा रहा, कि जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा। राइट, और अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है उनको गैप लेना पड़ता है या एक अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ता है। ठीक है, या वो अपने अटेम्प्ट्स बचाने के लिए, जैसे 5वें अटेम्प्ट में है अगर वो, तो अपना एक अटेम्प्ट प्रीसियस अटेम्प्ट बचाने के लिए वो पहले स्टेट पीसीएस और कुछ अदर प्लान बी पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाने की कोशिश करते हैं, और तब आके वापस यूपीएससी देने की कोशिश करते हैं। सो हाउ यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर पाथ कि वेटरन न बनो आप सिर्फ और सिर्फ बिगिनर होते होते अपनी तैयारी को 1 से 2 साल के अंदर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट मैक्सिमम के अंदर क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी ऑपरेट विद। सिविल्स डेली ऐसे ही ऑपरेट करता है कि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स 1 से 2 बार में एटलीस्ट एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, तो ये जो वेटरन वाली जो बात है कि बिगिनर एस्पिरेंट टर्निंग इनटू वेटरन, 4 से 5 साल की तैयारी हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो सेम स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आप देखोगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम, बट सिमिलर स्टूडेंट 2020 में भी एग्जाम दिया, 2021 में भी एग्जाम दिया, 2022 में भी दिया, 2023 में भी दिया, 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी मेंस का क्लियर नहीं हो रहा। और ऐसी बहुत सारी मार्कशीट्स हैं, और वो सारा दिखाना यहाँ पॉसिबल भी नहीं। राइट, पीपल आई नो हैव गिवन 6 attempts of mains but haven't cleared, right? Or on the other hand, you will find certain people who are entering into the preparation, not only just entering, they are 1 से 2 साल के अंदर they are clearing the exam also. और जस्ट कि ऐसा नहीं है कि वो 500 रैंक से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या 800 रैंक से एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग अप विद गुड रैंक। राइट, अगर आप देखोगे अनिमेश जो हमारा स्टूडेंट था, वो 473 मार्क्स लेके आ रहा है मेंस में, या अगर आप देखोगे जीवीएस पवन दत्ता 447 मार्क्स लेके आ रहा है जीएस 1 2 3 पेपर में, जीएस 1 2 3 4 पेपर में। तो ऐसा क्या कर रहे हैं 1 साल के अंदर? क्या इनके पास कुछ मैजिकल पावर है क्या कि ये इतना हाई स्कोर करके रैंक 2 ले आया, रैंक 22 ले आया? ऐसा क्या कर रहे हैं डिफरेंट? तो विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, और आप ऐसा क्या करो और क्या ना करो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है
हम प्रोसेस को मास्टर कर सकते हैं, राइट? आउटकम को मास्टर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जो प्रोसेस है, जो आपको 3 से 4 साल बाद मेंस देने के बाद समझ में आ रहा है, वो आपको क्यों नहीं पहले साल में समझ में आ जाए, उस पे हम काम करने वाले हैं। या प्रोसेस ओरिएंटेड बन के सारी चीज़ों को समझ लो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो, राइट? आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि रिटर्न ट्रैप होता क्या है? यानी कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यू डोंट हैव टू टेक दिस पाथ, राइट? यू डोंट हैव टू टेक दिस पाथ, यू हैव टू टेक दिस पाथ, फर्स्ट वाला पाथ, राइट? तो ये रिटर्न ट्रैप है क्या? क्यों लोग 3 से 4 बार मेंस दे रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे? यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। द फर्स्ट बेसिक लेट्स से द फर्स्ट थिंग इज, जो बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं, दे लैक प्रायोरिटाइजेशन एंड इफेक्टिव फिल्टरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। यूपीएससी ने आपको 2 चीजें ही दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है सिलेबस, ठीक है? और एक तो दिया हुआ है आपको पीवाईक्यू। ये 2 चीज ही आपको यूपीएससी ने दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ। जो भी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी जो चीजें हैं, बाकी लोगों ने बनाई हुई हैं ताकि यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में मदद करे। बट यूपीएससी ने आपको ये सिर्फ 2 ही चीजें दी हुई, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो जो लोग सिलेबस और पीवाईक्यूज का मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं, प्रायोरिटी एरियाज को समझ पा रहे हैं, ठीक है? प्रायोरिटी एरियाज को समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर रहे हैं, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पा रहे हैं। जो लोग इस सिलेबस और पीवाईक्यूज को ढंग से आज तक नहीं समझ पाए, कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं आज तक नहीं समझ पाए, अपने कंटेंट को आज तक फिल्टर नहीं कर पाए, उनका एग्जाम बार बार फंस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 3 मेंस देने के बाद क्यों पता चल रहा है कि अप्लाइड एथिक्स आपका कमजोर है? आपने तीसरा मेंस लिखा 2024 में आके, तब आपको पता चल रहा है कि ओह, अप्लाइड एथिक्स वाला पार्ट तो मेरा आज तक मैंने ढंग से फोकस ही नहीं किया, और इस बार पेपर में पूरा का पूरा अप्लाइड एथिक्स ढंग से भरा हुआ था, 3-4 क्वेश्चन आ, वो वीक क्यों है आपका? यानी कि आपने ढंग से प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपने ढंग से सिलेबस और पीवाईक्यूज को हैंडल नहीं किया, और उसको हैंडल करने का जो टेक्निक है वो आज हम सीखेंगे कैसे होता है वो। तो lot of people, they don't understand this particular thing, right? This is the first basic mistake you will find in all the veteran aspect. तो अगर आप पहले साल में ही अपनी ये वाली चीजें को सॉर्ट आउट कर दो तो यू विल बी एट मच ईज, ठीक है? सेकेंडली इज कि ब्लाइंड स्पॉट इन द मेंस प्रिपरेशन। हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यूपीएससी को क्लियर करने के लिए 5 स्टेप हैं, ठीक है? लेट्स से दीज आर द 5 स्टेप टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो जो भी वेटरन एस्पिरेंट है जो 3-4 बार से मेंस लिख रहा है या और एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा, तो आप देखोगे कि उन्होंने पहला हर्डल क्लियर किया, पहला हर्डल लेट्स से पहला स्टेप प्रिपरेशन का कंप्लीट किया, बट इसमें कुछ ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दिया। देन दे मूव आउट टू द सेकंड स्टेप, बट सेकंड स्टेप भी पूरे ढंग से कंप्लीट नहीं किया, कुछ ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दिया। अगेन यू विल फाइंड कि अगेन कुछ ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दिया, फिर फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं, बट फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप पे जाने के टाइम पे कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दिया। यानी कि हर एक स्टेप को, जो भी हर एक स्टेप है, उसको ढंग से क्लोजर नहीं दे रही है। दे आर नॉट गिविंग दिस पर्टिकुलर क्लोजर टू ऑल द स्टेप्स, राइट? और वो ब्लाइंड स्पॉट्स हमेशा रही जा रहा है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट? जब भी हम आपसे बोलते हैं कि अपनी कॉपी या नोट्स हमें भेजो ताकि हम उसमें ब्लाइंड स्पॉट देख पाएं, तो हम आपको इसीलिए बोलते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास 5 स्टेज है तो ये जो स्टूडेंट है उस वो कहाँ पे उसके ब्लाइंड स्पॉट्स रह गए, राइट? So this is one of the problem that we'll be understanding in detail today. दूसरा, अगर आप देखोगे कि अगर 5 स्टेप हैं, जैसे इफ यू हैव 5 स्टेप, तो somebody जिसने बहुत मेहनत की, 3 स्टेप तो ढंग से प्रिपेयर कर लिए, बट और 3 स्टेप प्रिपेयर करने में उसको कितने साल लग गए? 2 साल लग गए, 2 अटेम्प्ट दे दिया। तब जाके पता चल रहा है कि अच्छा 2 स्टेप और बाकी हैं जिनको मुझे करना चाहिए था। तब जाके तीसरे चौथे अटेम्प्ट में जाके वो इस चीज को तब प्रिपेयर कर रहे हैं। मीन्स व्हाट? वो 1 साल में इन 5 स्टेप को नहीं क्लियर कर पा रहे। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे ढंग से चीजों को कैसे कंप्लीट करना, राइट? या उसका रीजन ये भी हो सकता है दे डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट लेवल इज। 3 को तो कर लिया इस साल, उनको लग रहा है कि अच्छा अब तो एग्जाम निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो रैंक ले आएंगे, बट ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट।
थर्डली आप देखोगे तो देयर इज अ इनर्शिया टैप, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पूरा ज्ञान आ चुका है, ठीक है, बट वो नहीं कर पा रहे, व्हाई? बिकॉज उनको इनर्शिया आ चुका है, ठीक है। इनर्शिया आ चुका है मतलब एक मोमेंटम जनरेट हो गया जिसमें वो चेंज नहीं ला पा रहे। मतलब क्या कि आप देखोगे 2018 के बाद पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चंस आना शुरू हो चुके हैं। तो एवरेज लेवल से एडवांस लेवल तक वो अपने आप को चेंज नहीं ला रहे, देयर इज अ इनर्शिया इन दैट, राइट। या तो हो सकता है वो लूप में फंसे हों प्रीलिम्स और मेंस देने के। गेटिंग माय पॉइंट? तो विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ यू कैन अवॉइड ऑल दीज ट्रैप्स कि आप बेटर जो है प्रिपरेशन पहले साल में कर पाओ और एग्जाम को क्लियर कर पाओ, राइट। सो दिस इज द रोड मैप दैट यू हैव टू फॉलो। ये बहुत ही क्लियर रोड मैप है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द स्टेप। ये 5 स्टेप है मीन्स को क्लियर करने का, राइट। और इसी को स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूं आपको आज, और कैसे आप इसको पहले दिन से ही अप्लाई कर सकते हो, दैट आल्सो आई विल बी टेलिंग, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, और इसको आप एक बार फील करने की सोचना कि व्हेन अ स्टूडेंट कम्स और प्रिपरेशन शुरू करने की कोशिश करता है, तो आप देखोगे कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो किस चीज से स्टार्ट करता है? वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड बुक यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस वो क्या करेगा? न्यूज़पेपर को उठाएगा, प्लस वो क्या करेगा? कोई भी करंट अफेयर मैगजीन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वो उठाएगा। तो एक जो बिगिनर स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, उसकी जो पूरी की पूरी जो डेली एक्टिविटी है वो इन चारों चीजों में बंध के रहती है। इफ यू कैन एग्री विथ मी, राइट। प्लस अगर किसी ने कोचिंग लगाई है तो फाउंडेशन कोर्स ले रहा हो, राइट। फाउंडेशन कोर्स ले रहा हो, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स ले रहा हो। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आप ये जो काम कर रहे हो, ये स्टेप 1 भी नहीं है, ये स्टेप 0 है। और अगर आप अपनी तैयारी को 6 महीने, 8 महीने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को खत्म करने में लगा देते हो सारे सब्जेक्ट्स के, तो अभी भी आप स्टेप 0 पे ही हो, राइट? येस, आई विल शेयर द पीडीएफ, बट डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। पीडीएफ तो कभी भी शेयर हो जाएगी, ठीक है? अगर मैं आपको पीडीएफ दे भी दूँगा तब भी आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे क्योंकि कोई समझाने वाला चाहिए, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इनके बेसिस पे मेंस का आंसर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आप मेंस के कंटेंट से एक्सपोज नहीं हुए हो, राइट। आप मेंस के कंटेंट से अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक बुक, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन और फाउंडेशन क्लासेस जो भी यूट्यूब पे आप देखते हो या भी क्लासेस ज्वाइन करके देखते हो, वो सारी चीजों में ही इन्वॉल्व हो, तो अभी तक आप स्टेप 0 पे हो, स्टेप 1 पे भी नहीं आए मेंस के, राइट। तो और इनके बेसिस पे आप एक अच्छा आंसर मेंस का नहीं लिख सकते, ये बात आप समझ लो। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी में बहुत बिल्डअप बना के दिया होता है। उस तरीके से आप आंसर को नहीं लिख सकते। आंसर बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि तो इनको पहले दिन से ही कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ? पीवाईक्यूज की माइक्रो थीम के साथ, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस के साथ, और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या? मैं आपको समझा देता हूं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। लेट मी जस्ट इरेज दिस। लेट्स से कि आप किसी भी टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो। लेट्स से कोई पॉलिटी का टॉपिक है, लेट्स से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेट्स से फंडामेंटल राइट्स। आपको उसी समय फंडामेंटल राइट्स माइक्रो थीम पे फंडामेंटल राइट्स माइक्रो थीम को पकड़ना होगा। उस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप इनके मॉडल आंसर्स पढ़ो। मॉडल आंसर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे मार्केट में या इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके डालोगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, करंट अफेयर्स मैगजीन, न्यूज़पेपर से पहली बार हट के जब मॉडल आंसर पढ़ते हो तो मेंस के कंटेंट से एक्सपोज होते हो। तब आपको समझ में आता है कि ओके, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे लिखा जा रहा है इस टॉपिक पे, राइट। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे लिखा जा रहा है इस टॉपिक। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर आपने पहला स्टेप छोड़ दिया, लेट्स से आपने अगर पहला स्टेप छोड़ दिया और आप दूसरे स्टेप पे आ गए डायरेक्टली, राइट। आपने पहला स्टेप छोड़ दिया, आपने बस एनसीईआरटीज पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े और आप क्वेश्चन लिखने आ गए, तो यू विल बी राइटिंग आंसर लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अगर आप देख पा रहे हो तो ये एकदम भरा भरा है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये क्या लिख रहा है?
टेरर फाइनेंस, यहाँ पे देखना बस आप, सिंपल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो कि कितना आसानी से ये पता चल जा रहा है कि अभी तक ये लड़का मेंस के कंटेंट से एक्सपोज नहीं है। अगर आप देखोगे तो हियर इट इज रिटन कि cryptocurrency transaction is untraceable, so it cannot be used as ransomware. This is his point. Some years ago, terrorists kept suicide bombed car in front of Mukesh Ambani's house and want cryptocurrency. इस तरीके का अगर आप लैंग्वेज यूज करोगे, इस तरीके का बिल्डअप यूज करोगे अपने आंसर्स में, सीम्स लाइक ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, सीम्स लाइक कि इसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट मेंस का आंसर इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ही हैज नॉट बीन एक्सपोज टू द मेंस कंटेंट येट, ठीक है। अगर आप देखो तो नाउ ए डेज आरबीआई इज थिंकिंग टू प्रमोट सीडीबीसी। अब आरबीआई थिंक करके क्या कर रहा है ये नहीं बताना, आरबीआई ने क्या स्टेप लिए हैं वो बताना, राइट। या आप वे फॉरवर्ड में लिखो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वुड बी अ राइट स्टेप, राइट, ये लिख सकते हो। बट अगर आप देख रहे हो तो इसको पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हो कि दिस इज समथिंग जो न्यूज़पेपर में जैसी लाइन बनी होती है, द सेम वे ही इज राइटिंग द आंसर्स। ही हैज नॉट बीन एक्सपोज टू द मेंस का कंटेंट येट। अभी ये बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा है, राइट। तो अगर आपने सारे स्टेप 1 में अपने स्टेप 0 को स्टेप 1 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, स्टेप 0 को स्टेप 1 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, तो आप कुछ ऐसा आंसर लिखोगे और इससे इंप्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप 6 महीने पहले अपने स्टेप 0 में ही लगा चुके होगे, उसके बाद आपको समझ में आएगी बातें कि ओके अभी भी मैं आंसर लिख रहा हूँ वो सही नहीं बैठ रहा, आपको अगेन वो सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, 3 महीने और लग जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे से ही प्रायोरिटाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन जो था वो पहले दिन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? माइक्रो थीम्स को आइडेंटिफाई करके फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन। अब ये काम हमने बहुत आसान कैसे कर दिया है कि अगर आप देखोगे तो हमने सिविल्स डेली में सारी माइक्रो थीम्स जो है लिस्ट कर चुकी थी, यानी कि यूपीएससी की ने जो 2 चीजें दी हैं आपको, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यू, इन दोनों के बेसिस पे हमने एक माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कर देता है, ठीक है। प्रायोरिटी वाली चीजें आपको तुरंत ऊपर-ऊपर दिख जाती, ठीक है, और आपको ये पता चल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है सबसे ज्यादा, जो मेन थीम्स हैं, जो बार-बार रिकरिंग थीम्स हैं, उसमें मुझे डबल डाउन अप्रोच लगा के ढंग से उनको पढ़ना है, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स अगर आपको पता चल रहा है तीसरे बार में कि आपका कमजोर है, जबकि माइक्रो थीम आपको ये बता रही है कि अप्लाइड एथिक्स बहुत ही रिपीटेड रिकरिंग थीम है, तो आपका वो अभी तक क्यों छूटा हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट जो है इजिली इरेडिकेट कर देता है। ये सारी जो ल्यूकेनियाज है आपकी प्रिपरेशन में प्रायोरिटाइजेशन वाली, ये सारी जो चीजें हैं माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट इरेडिकेट कर देता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो अगर जो बंदा 6 महीने लगाने के बाद भी अगर पहली बार आंसर लिख रहा है और उसने स्टेप 1 को अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट नहीं किया, तो क्या होगा कि ही विल बी राइटिंग आंसर्स लाइक दिस। वही somebody who has integrated, यानी कि अपनी प्रिपरेशन जो स्टेप 0 था उसको स्टार्ट करने के साथ ही साथ माइक्रो थीम्स और जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उन पे फोकस किया होगा, तो उसका जो राइटिंग स्टाइल होगा वो कुछ ऐसा होगा। मैं ये बता दूं, ये आंसर एक 20 साल की लड़की का है, अभी शी इज नॉट येट एलिजिबल टू गिव एग्जामिनेशन दिस ईयर, राइट। ये 20 साल की लड़की है सिर्फ और शी इज राइटिंग आंसर्स लाइक दिस, यू विल बी अमेज्ड टू सी। एंड दिस इज द वर्क ऑफ माइक्रो थीम, आई एम टेलिंग यू कि उसकी प्रिपरेशन को हमने क्या किया, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर जब वो पढ़ रही थी तो उसका रेलेवेंस उसको तुरंत वहीं के वहीं पता चलना चाहिए। कैसे? माइक्रो थीम्स के थ्रू, कि ये मेंस के एग्जाम में कहाँ से रेलेवेंट है और कितने क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, क्या ये रेकरिंग थीम का क्वेश्चन है, मुझे इस पे कितना फोकस करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आपको प्रायोरिटी वाइज पहले दिन से ही पता चल जाती है इफ यू आर फोकसिंग अपॉन द माइक्रो थीम्स, राइट। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी आंसर्स लाइक दिस। अगर आप इसका 5वां पॉइंट पढ़ें, टेरर फाइनेंसिंग एंड यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज, क्रिप्टो करेंसी से क्या रिस्क आता है, उसका 5वां पॉइंट ये लिख रही है, टेरर फाइनेंसिंग एंड यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज। और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान यूज क्रिप्टो करेंसीज फॉर टेरर फाइनेंसिंग अगेंस्ट इंडिया। कितना क्रिप्स पॉइंट है ये, राइट। वही आप देखोगे, दिस इज द स्टूडेंट जो कि 2 बार एग्जाम दे चुका है ऑलरेडी, राइट। और वो टेरर फाइनेंसिंग वाला जब पॉइंट लिखता है
सीम्स लाइक कि अभी तक वो मेंस के कंटेंट से एक्सपोज्ड ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, एंड व्हाट अगेन ही इज राइटिंग इज कि सम इयर्स एगो टेररिस्ट केप्ट सुसाइड बॉम्ब इन कार इन फ्रंट ऑफ द मुकेश अंबानी हाउस। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर की लाइन उठा के यहाँ पे चेप दी गई। दिस इज नॉट द मेन कंटेंट, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी जो प्रिपरेशन है, आपको अपनी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टेप 1 इज व्हाट यू हैव टू अपनी प्रिपरेशन को पहले दिन से ही माइक्रो थीम के थ्रू अलाइन करते जाओ। पीवाईक्यूज उसके बेसिस पे सॉल्व करो, और नहीं सॉल्व हो रहे तो ट्राई टू रीड द मॉडल आंसर्स फॉर दैट। रीड मॉडल आंसर्स फॉर दैट। उससे क्या होगा, यू विल बी एक्सपोज टू द मेंस कंटेंट। आईबीसी के फॉर्मेट में आप पढ़ पाओगे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में आप चीजों को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, राइट? ठीक है, बेटर स्ट्रक्चर कर पाओगे किसी चीज को, राइट? तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप इज कि अपनी प्रिपरेशन को पहले दिन से ही आपको स्टार्ट करनी होगी माइक्रो थीम के अकॉर्डिंग, और अगर आपको एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है तो, राइट? सो माइक्रो थीम से मैंने आपको बताया कि जो प्रायोरिटी वाली चीजें है ना, वो आपको माइक्रो थीम खुद पे खुद दिखा देता है, पहले दिन से ही दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ हमारी एयर टेबल पे। दिस इज वन ऑफ द इनोवेशन दैट वी हैव डन, ठीक है, ये हमारा एयर टेबल है। अगर आप देखोगे तो पॉलिटी का मेंस का ट्रेंड पिछले 12 साल में, मतलब 2013 के बाद से जब से पैटर्न चेंज हुआ और 2024 तक में देखोगे तो जो टॉप प्रायोरिटी एरियाज हैं जिन पे क्वेश्चंस बार-बार आ चुके हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, वो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इफ यू कैन सी दिस, राइट? तो मैं अगर पॉलिटी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर आएगा, मैं वहां पे ज्यादा अटेंटिव हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही रिकरिंग थीम है। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ गई बात, तो मैं वहां ज्यादा अटेंटिव हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही रिकरिंग थीम है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट? नाउ अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर पे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 12 साल में, ठीक है? इफ यू कैन सी दिस, स्पीकर पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? और लेट्स से कि अगले साल स्पीकर पे क्वेश्चन आ जाए, तो मुझे पता है कि जब स्पीकर पे एक इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, 2 लेस रिपीटेड है बट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो मुझे तो वो प्रिपेयर करना ही होगा, राइट? You cannot just leave these things. These micro themes are the top priority areas that you have to focus upon, right? आपको चौथे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में जाके ये नहीं पता चलना चाहिए कि ओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे तो मैंने ढंग से नोट्स नहीं बनाए थे और वो क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पिछले 12 साल में आ चुके हैं, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो उसी तरह अगर आपको मैं दिखाऊं तो पहले दिन से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को माइक्रो थीम के अलाइन करेंगे तो प्रायोरिटाइजेशन और इफेक्टिव फिल्टरिंग वाला जो क्राइटेरिया है, जो 3 से 4 साल बाद समझ में आता है लोगों को, वो पहले दिन ही आपको समझ में आना शुरू हो जाए, राइट? एंड दैट इज व्हाट द मेंटरशिप इज ऑल अबाउट, कि आपकी 3 से 4 साल की जो जर्नी है उसको कैसे हम 1 से 2 साल में कन्वर्ट कर पाएं, यही मेंटरशिप होती है, राइट? अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में, अगेन एग्रीकल्चर में क्या टॉप प्रायोरिटीज एरियाज हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। पहली बात तो ये सारे टॉप प्रायोरिटीज एरिया हैं क्योंकि ये माइक्रो थीम है। दूसरी बात कि ये जो आप ऑर्डर देख रहे हो रिपीटेशन का, कि 12 साल में कितनी सारी चीजें जो बार-बार रिपीट हो रही हैं, जिन पे टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाला। और उन पे अगर न्यूज़ कुछ आ गई है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा की लकीर हो गई एक तरीके से, पढ़ के ही जाऊँगा उसको। सो बहुत सारी चीजें जो हैं, आपको इस तरीके से करने से पहले दिन ही सॉर्ट हो जाती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आपको 3 से 4 साल बाद आने वाली होती है, राइट? इसी तरह आप देख लो सोसाइटी का है, उसी तरह आपको ज्योग्राफी का है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगा, आप इसको देख सकते हो। और आप सिविल जेईई आईएएस के नेक्स्ट लेवल प्लेटफ़ॉर्म या एयर टेबल प्लेटफ़ॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। यू कैन टेक दिस थिंग, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। इफ यू कैन सी दिस, कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इफ आई कैन ज़ूम इन, राइट? ये एथिक्स की माइक्रो थीम है, ठीक है? और आप देखोगे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं 3, और उसके बाद अगर आप देखोगे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ये जो माइक्रो थीम है, इस पे दूसरा सबसे ज्यादा फोकस है यूपीएससी का, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आता है लेट्स से ऑन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता पे क्वेश्चन अगर आता है 2024 में, अगर आप देखो यहाँ पे
इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन एज सोर्स ऑफ फिजिकल गाइडेंस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता क्वेश्चन आता है तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है लॉ एज अ सोर्स ऑफ फिजिकल गाइडेंस। तो कैसे दिस भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक हमारे इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करके ये जो नया प्रोविजन हमारे पास आया हुआ है, तो इस पे अगर क्वेश्चन बन के आ रहा है तो आपको शॉक नहीं लगना चाहिए, या आपने उस तरीके से चीजों को देखा नहीं इसलिए आपको शॉक लग रहा है। तो दिस एयर टेबल या जो माइक्रो थीम है हमारी, वो पहले दिन से प्रायोरिटाइजेशन आपको करा देती है। तो वो वाला एंगल आपका लैक ऑफ प्रायोरिटी एरिया या इफेक्टिव फिल्टरिंग की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो पहले दिन ही सॉर्ट हो जाता है, रादर देन अदर पीपल हु आर फिगरिंग आउट इन थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट एंड ऑल, राइट। तो वापस आते हैं और चलते हैं दूसरे स्टेप पे, राइट। तो दिस इज समथिंग दिस, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप में फिगर आउट कर लिया अपना प्रायोरिटाइजेशन एंड ऑल एवरीथिंग, मींस के कंटेंट से एक्सपोज हो गए, वाईक्यूज देख लिया, लिखना शुरू कर दिया घर पे बैठ के। अभी नेक्स्ट क्या करें? अभी नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि आपको सारी माइक्रो थीम्स पे एक एक बार कम से कम आंसर लिखना ही है। दिस इज योर टॉप प्रायोरिटी आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं बताऊंगा कि आपको हर सारे माइक्रो थीम से कम एक बार लिखना बहुत जरूरी है, कम से कम एक बार लिखना बहुत जरूरी है। और वो क्यों है वो आप यहां से समझ जाइए कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट विद इन द मेंशन टाइम, 3 घंटे में पेपर से कंप्लीट नहीं हो रहा। दूसरा, सर आई हैव ह्यूज कंटेंट बट आई एम नॉट एबल टू फिल्टर डाउन, मींस आई हैव टू राइट एंड व्हाट नॉट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ही हैज द कंटेंट बट ही इज नॉट एबल टू फिल्टर आउट, इतना सारा कंटेंट है इसके पास, फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं, और लैक ऑफ आर्टिकुलेशन पावर, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि इसने ऑलरेडी सारी माइक्रो थीम्स पे पहले एक एक बार नहीं लिखा, ये इस वजह से हो रही है। और मैं समझा देता हूं इसके पीछे की एनालिसिस क्या है। कि लेट्स से आपने एमएसपी पढ़ा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अभी काफी न्यूज में चल रहा है इसलिए मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। आपने एनसीईआरटी से कुछ कुछ पढ़ लिया, ठीक है, आपने एनसीईआरटी से कुछ कुछ पढ़ लिया, आपके पास स्टैंडर्ड बुक थी कोई भी इकोनॉमी की, उसमें एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में आपने कुछ जाके एमएसपी के बारे में कुछ पढ़ लिया, ठीक है। न्यूज में भी बहुत आ रहा है, ठीक है, न्यूज पेपर में बहुत आ रहा है। और अगेन करंट अफेयर मैगजीन आप फॉलो करते हो, जो अपने स्टेप 0 में जो भी सारी चीजें थी, करंट अफेयर मैगजीन में जो आप जो भी फॉलो करते हो वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इतना सारा डेटा तुमने ले लिया, ठीक है, हर जगह से इतना सारा डेटा लिया, तुम्हारे पास दिमाग में बहुत सारा कंटेंट आ गया। अब जब एमएसपी पे तुम पहली बार लिखने जाओगे ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखूं और क्या छोड़ूं। यानी कि जो आइडिया, जो नॉलेज यहाँ पे फिल्टर होके पेज पे उतर नहीं पाई है अभी तक आपके। और जब तक आप एक एक बार ये प्रोसेस हर एक टॉपिक पे कर नहीं लोगे, हर एक माइक्रो थीम पे कर नहीं लोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। मतलब क्या कि अगर मैंने एमएसपी पे पहले क्वेश्चन लिखा है और मेरे पास दोबारा एमएसपी पे क्वेश्चन बन के आ जाए, तो क्या मेरी स्पीड ज्यादा नहीं होगी? क्या मेरा रिकॉल वैल्यू ज्यादा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो यानी कि आप जो पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आपने हर एक माइक्रो थीम पे पहले क्वेश्चंस नहीं लगाए। दैट इज वाई आपका वो स्पीड नहीं आ रही। दूसरा, आपके पास बहुत सारा कंटेंट आ गया क्योंकि आप रोज एमएसपी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो डिमांड के हिसाब से डालना क्या है और छोड़ना क्या है। क्यों? क्योंकि आपने पहले एक बार उस माइक्रो थीम पे वो एनर्जी लगाई ही नहीं, वो फिल्ट्रेशन दिमाग में किया ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू राइट। इट इज वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसा बहुत कॉमन है, दिस इज वेरी मच कॉमन कि पहली बार जब आप इंसान लिखता है कोई आंसर, तो हो सकता है उसको 30 मिनट भी लग जाए एक आंसर में। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये सारा कुछ पढ़ के ना आप 7 मिनट में आंसर लिख दो मेरे को, राइट। there's a प्रोसेस कि आपको 7 मिनट पे अचीव करना है आंसर लिखना, रादर देन आप पहले दिन ही ये सब पढ़ के आके लिख दोगे। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। बहुत लोग फोमो में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब नहीं लिख पाते हैं, एक क्वेश्चन आधी घंटा लग जाता है लिखने में, तो डिप्रेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और लिखना छोड़ देते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। बट आपको समझना पड़ेगा ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है। हर एक माइक्रो थीम पे एक एक बार कम से कम लिखना ही है। और इसीलिए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्मैश मेंस प्रोग्राम है, हमने 22 बेसिक टेस्ट बना रखे हैं
10-10 क्वेश्चन वाले, यानी कि टोटल 220 क्वेश्चन। हमारे पास टोटल 200-250 के आसपास माइक्रो थीम्स हैं, ठीक है। तो लगभग सारी माइक्रो थीम पे अपने बेसिक टेस्ट में एक बार आपको सारी माइक्रो थीम्स पे हम लिखवा देंगे, ताकि जब दोबारा उन माइक्रो थीम्स पे क्वेश्चन आए तो आपकी रिकॉल वैल्यू अच्छी हो, आपका टाइम कम लगे और आपको कंटेंट फिल्टरेशन में ज्यादा टाइम दिमाग में न लेना पड़े। आपको पता हो कि एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, व्हाई, बिकॉज स्टेप 2 आपने ढंग से क्लियर नहीं किया है। आपने स्टेप 2 यानी कि एटलीस्ट एक बार हर एक माइक्रो थीम पे नहीं लिखा है थ्रू सेक्शनल टेस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव टू गेट योरसेल्फ एंगेज्ड इन अ ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप घर पे बैठ के पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका मॉडल आंसर ऑलरेडी है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टू गेट एक्सपोज टू द मेंस कंटेंट। दूसरी बात, आपको हर एक माइक्रो थीम पे स्टेप 2 में लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप हर एक माइक्रो थीम को टारगेट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मेंस में आते हैं और वहां है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। जब आप हर एक माइक्रो थीम को टारगेट करोगे तब आपको जाके समझ में आने वाला ये बात कि बहुत सारी चीज न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगी आपको। आपको हो सकता है कि स्टैंडर्ड बुक में एनसीईआरटी में ना मिले, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेंस कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि अगर आप जीएस2ई में आ जाओ तो ये डोनर एजेंसी का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला आपके स्टैंडर्ड बुक्स में या एनसीईआरटी में, राइट। एसएचजीज का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला लक्ष्मीकांत में, ठीक है। एनसीईआरटी में भी नहीं मिल रहा है, बहुत ही छोटा रेफरेंस मिलेगा। और छोटे रेफरेंस पे ये जो 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, आई थिंक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तब आपको समझ में आएगा स्टेप 2 में कि ओके, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज, यू नीड सम एक्स फैक्टर नोट्स जो कि मेंस के लिए स्पेसिफिकली बने हो, जो कि मुझे लगभग सारी माइक्रो थीम्स पे मेरे को प्रैक्टिस करा दें। अरे सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स का एक चैप्टर लगाते हो जैसे फंडामेंटल राइट, तो जाके उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, ताकि उस पर पकड़ अच्छी बन जाए। तो मेंस का भी वही गेम है, मेंस में इशू बेस्ड होता है रेदर देन चैप्टर बेस्ड। तो हर एक इशू पे एक माइक्रो थीम बनी हुई है। अब हर एक माइक्रो थीम पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां से आएगा। और हर एक माइक्रो थीम से अगर आप एक्सपोज नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा अपनी स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, फाउंडेशन क्लास, उनकी लिमिटेशन पता नहीं चलेगी। फाउंडेशन क्लास सिर्फ इसीलिए है कि आपको बैठाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दें, वहां जाके एडवांस लेवल पे बात नहीं होती। इसका नाम ही इसलिए फाउंडेशन है, राइट। सो स्टेप 2 को मास्टर करना बहुत जरूरी है। हर एक माइक्रो थीम पे एक बार लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, ये होने वाला है, राइट, ठीक है। तो नाउ स्टेप 2 को समझने के बाद विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड द स्टेप 3 कि जब आप अपने पहले 2 स्टेप सॉर्ट कर लेते हो तब आप एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन अचीव कर लेते हो, ठीक है। अब एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूं। एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन का मतलब ये हुआ कि आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज पे मास्टरी है, ठीक है। प्लस आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज के बेसिस पे जो भी माइक्रो थीम्स है ना, उन पे एक बार सब कुछ लिख चुके हो, ठीक है। एक बार लिख चुके हो यानी कि मतलब क्या कि एटलीस्ट वंस यू हैव रिटन हियर, एटलीस्ट वंस आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एक बार लिखने से क्या फायदा हुआ है आपको कि आपने बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, मतलब 200 प्लस क्वेश्चंस आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है और आपको आंसर राइटिंग स्किल्स भी हल्की हल्की आ चुकी है, यानी कि आपको डिमांड एड्रेस करना आ चुका है। हर एक माइक्रो थीम पे आपके पास कंटेंट है, ठीक है। हर एक माइक्रो थीम पे आपके पास कंटेंट है, आपके पास आंसर राइटिंग स्किल डेवलप हो चुकी है। आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज लगभग पिछले 5 साल में जो भी आए हुए हैं, 6 साल में 500 के आसपास प्लस उसको प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि आपके पास टोटल एक्सपोजर कितने का हो गया, 500-700 क्वेश्चन का एक्सपोजर है तुम्हारे पास। नंबर्स के साथ खेलना सीखो पहली बात। तुम सोच रहे हो कि मैं एवरेज आंसर राइटिंग स्किल जो है अचीव कर लूंगा बस पढ़ने से, बिना 500-700 क्वेश्चन देखे, ब्रेनस्टॉर्मिंग किए, लिखे 200 क्वेश्चन, तो आप भूल जाओ, ठीक है। और एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो भी भूल जाओ, इसीलिए लोगों को 3 साल 4 साल लग जा रहा है। अभी मैं बहुत लोगों से पूछूं कि आपने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, कैन यू गाइस टेल मी, ठीक है। कैन यू गाइस टेल मी, लेट्स 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 कैन यू प्लीज मैसेज मी ऑन द चैट बॉक्स कि आपने अभी तक कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे गाइस। जीरो, एचडी सिंह जीरो। कौन 20 से 30,
ठीक है 15, अवनी कह रही है 15 ओनली, रौनक 0, आईपैड कह रहा है 0, प्रशांत कह रहा है 200 प्लस कर लिया, वेरी गुड प्रशांत, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस किया है, बिगिनर लेवल पे है, 100 किया है, ठीक है, ओके गॉट इट। मतलब बहुत सारे लोग अभी 100 क्वेश्चंस में भी लिखे हों, ब्रेनस्टॉर्म किए हों, बट इतने क्वेश्चंस नहीं किए। जब आप इतने क्वेश्चंस को हैंडल कर लेते हो ना, लगभग 500 के आसपास एवरेज आंसर राइटिंग लेवल पे आप अचीव कर लेते हो। दिस इज व्हाट एवरेज आंसर राइटिंग स्किल इज। अगर आप नहीं करोगे इस चीज को तो क्या होगा, लेट्स सी, ये होने वाला है कि अगर आप एवरेज आंसर राइटिंग स्किल्स को अचीव नहीं करोगे तो ये होने वाला है। क्या होने वाला है, आई विल शो यू। कि हमारे पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी का, ठीक है, और स्पेस इकोनॉमी का, दोनों को इंटरलिंक करके एक क्वेश्चन बनाया गया है कि ब्लू इकोनॉमी और स्पेस इकोनॉमी की पैरामीटर्स हैं फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसको डिस्कस करो। डिस्कस इज द डायरेक्टिव हियर, इफ यू कैन सी डिस्कस इज द डायरेक्टिव हियर, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट आंसर लिख रहा है, आप देखोगे कि इसने ब्लू इकोनॉमी और स्पेस इकोनॉमी पे पहले प्रैक्टिस नहीं की है कभी, तभी ये जाके ऐसा आंसर लिख रहा है। इसको स्ट्रक्चरिंग का ज्ञान नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्या आप खुद इसको देख के नंबर दोगे इस आंसर पे? डेफिनेटली वर्टिकल व्यू से ही ये छट जा रहा है। वही अगर मैं आपको दिखाऊं कि somebody who has achieved the average answer writing skills, if you can see here कि ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, तो ब्लू इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करी इंडिया जीडीपी का, स्पेस इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करी इंडिया जीडीपी का, वो सारा मेंशन है। ये तभी पॉसिबल है जब आपने हर एक माइक्रो थीम पे क्वेश्चन कंटेंट बना लिया होगा, लिख लिया होगा, तभी आप ये सब डेटा लेके आ पाओगे, अचानक से नहीं आएगा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग, कैसे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ कराएगी वो लिख दिया है यहाँ पे। स्पेस इकोनॉमी कैसे कराएगी फ्यूचर, और आप देखो आर्टिकुलेशन भी कितना क्रिप्स है, डायमेंशन एग्जाम्पल, डायमेंशन आर्गुमेंट, डायमेंशन एग्जाम्पल, एंड देन एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव के साथ विकसित भारत बाय 2047 के साथ इन्होंने कंक्लूड कर दिया। दिस इज एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन, ठीक है। तो आप क्या होगे कि सर आप इसको एवरेज बोल रहे हो तो बेस्ट किसको बोलोगे? अभी भी इतना अच्छा लिखने के बाद एवरेज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसको मैं एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ कुछ आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम द एवरेज आंसर राइटिंग लेवल टू द एडवांस आंसर राइटिंग लेवल, राइट। एंड व्हाट इज एडवांस, उसका मैं एक बार ग्लिम्स देता हूँ कि दिस इज व्हाट वी हैव टू हिट। क्योंकि डायरेक्टिव डिस्कस है, 70-30 अप्रोच लगेगा। 70-30 अप्रोच का मतलब क्या, 70% तो आप ये बताओ कि कोर डिमांड जो पूछा है, 30% आप ये बताओ एक्सीड एक्सपेक्टेशन, जो नहीं पूछा है बट आपको एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना है वो बताओ, राइट। तो अगर आप देखोगे तो की पैरामीटर्स इन इंडिया फ्यूचर ग्रोथ, ब्लू इकोनॉमी और स्पेस इकोनॉमी की बात की, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड द डिमांड जाके अगर आप देखोगे दी सेक्टर आल्सो फेस सर्टेन चैलेंजेस, उसके बारे में डिस्कस किया और फिर जाके कंक्लूड किया। कैन यू सी दिस कि हाउ ब्यूटीफुली प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव हो गया, सेम पेज स्पेस में कंटेंट भी कितना ज्यादा आ चुका है, ठीक है। और आंसर में जो डिस्कस डायरेक्टिव है, आज के टॉपर्स जो बियॉन्ड द डिमांड जाना शुरू किए हैं, वो भी अप्रोच अप्लाइड है। दिस इज व्हाट यू हैव टू हिट, राइट। तो ये जो आंसर कॉपी है ये एवरेज लेवल पे है, राइट। और मैं फिर से बता दूं ये वैसी लड़की की कॉपी है जो 20 साल की है, ठीक है। शी इज अ स्मैश में स्टूडेंट और उसकी कॉपी देख के हमने उसको इनरोल किया था। बाय द वे वी डोंट इनरोल सच बिगनर्स इन दिस, बट जब उसकी कॉपी देखी तो वी आर एक्चुअली शॉक्ड कि हाउ कैन शी अचीव दैट लेवल। और विद इन 2, लेट्स से दिस इज हर सेकंड कॉपी, तो बहुत ही जल्दी फीडबैक पे काम करके उसने एवरेज आंसर राइटिंग को अचीव किया है। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू डू इट अभी तक, और दिस इज समवन हु इज 30 years old, right? Much more experienced, matured in life, but still not able to work on what the feedback. Why? क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं, प्रायोरिटाइज ही नहीं किया आपने, स्टेप 2 फॉलो ही नहीं किया कि हर एक माइक्रो थीम पे पहले लिख पाओ, हर एक माइक्रो थीम पे कंटेंट डेवलप कर पाओ। तो जब नहीं कर पाओगे तो अचानक क्वेश्चन आ जाएगा तो यही कंटेंट जाएगा, कैसे भी स्पेस भर दें। सर हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग दिस ईयर? पहले पढ़ाई कर लो जो आए हुए क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है। यू अंडरस्टूड? इतना समझ में आया आपको स्टेप 3 कि स्टेप 3 में आपको ये अचीव करना है। और जब आप एवरेज आंसर राइटिंग अचीव कर लेते हो तब आप एक बेटर प्लेस पे होते हो, बट फिर भी आपको वहां रुकना नहीं है, आपको स्टेप 4 पे जाना है, आपको एवरेज से एडवांस लेवल पे जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ गुड एस्पिरेंट्स जो कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एवरेज आंसर लेवल राइटिंग माइलस्टोन पे आके रुक चुके हैं,
उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा और एडवांस लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत सारी एनालिसिस चाहिए, बहुत सारा जो चेंजेस हो रहा है यूपीएससी में हर साल, इवैल्यूएटर यूपीएससी का किस तरीके से कॉपी चेक कर रहा है, किस कॉपी को ज़्यादा नंबर दे रहा है, कंटेंट लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, किसी टॉपिक को अगर पढ़ना है तो उसका बेसिक और एडवांस लेवल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को समझ के आपको स्टेप 4 पे जाना है। दिस रिक्वायर्स मेंटर्स हेल्प, अदरवाइज क्या होगा, आप यहाँ पे बार-बार फँस जाओगे आगे। एवरीबॉडी नो हार्ड वर्क करने वाले लड़के एवरेज तक आ जाते हैं, बट उसके ऊपर थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए दे नीड सम इनसाइट फ्रॉम समबडी हु इज लेट्स से मोर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। इतना समझ में आया तो मैं स्टेप 4 पे चलूं। गाइस इफ यू कैन कमेंट, अगर इतना समझ में आया तो मैं स्टेप 4 पे चलूं। अब उनको लगता है कि उनको आ रही चीजें, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेट्स से वेबिनार। अभी तक हम बिल्डअप क्रिएट कर रहे थे, समझ रहे थे चीजों को कि कैसे जाना है, ठीक है, पहले दिन से कैसे बेटर कर सकते हैं वो हम समझ रहे थे, बट अभी ज्यादा एनालिसिस पार्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंटर की यहाँ जरूरत पड़ जाती है आपको, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज टू एडवांस कैसे मूव करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एवरेज से एडवांस मूव नहीं करोगे तो क्या घाटा होगा, पहले इसको समझ लो कि तुम्हारे जो 20 पन्ने की कॉपी है ना, जो 20 क्वेश्चन की जो तुम्हारी कॉपी है, उसमें से तुम कुछ आंसर्स तो बहुत अच्छे लिखोगे क्योंकि तुम एवरेज लेवल माइलस्टोन अचीव कर चुके हो, तो कुछ आंसर तुम्हारे एक्सीलेंट होंगे, बट कुछ आंसर अगर एडवांस क्वेश्चन टाइप का आ गया ना, वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। कुछ आंसर एक्सीलेंट होंगे, कुछ आंसर पुअर होंगे। तो तुम्हारे जो 20 जो क्वेश्चन की जो कॉपी है 50 पन्नों की, 52 पन्नों की जो भी होती है, 50 टू 52 पेजेस, राइट, उसमें से जो आंसर कॉपी की क्वालिटी होगी क्या होगी, मिक्स्ड क्वालिटी होगी। कुछ तो बहुत अच्छे होंगे, कुछ तो बहुत बेकार होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, बिलो एवरेज नंबर आ जाएगा पेपर में। अगर आपने अपने पूरे पेपर में ढंग से 5 क्वेश्चन भी खराब कर दिए तो अपना सिलेक्शन रुकवा लिया आपने। 20 से 30 नंबर पे तो समझ लो कि 20 या 30 नंबर पे क्या होता है, रैंक 50 में आ सकते हो, नहीं तो 500 प्लस जा सकते हो, ठीक है। और तुमने बस 5 क्वेश्चन खराब कर दिए हर हर पेपर में लेट्स से, और वहां पे तुमने अपने 1.5 नंबर कटवा लिए, तो हर पेपर में तुमने 7.5 नंबर कटवा लिए, और तुमने 7 से मल्टीप्लाई करके 49 नंबर के आसपास कटवा लिए, तुम समझ लो अपना सिलेक्शन रुकवा लिया तुमने। तो स्टेप 3 से स्टेप 4 पे जाना ही पड़ेगा। देयर इज नो लेट्स से शॉर्टकट टू दिस, देयर इज नो लेट्स से एस्केप टू दिस, आपको जाना ही है, ठीक है। तो होगा क्या, ये होने वाला है। कुछ कॉपी दिखा देता हूं कि कुछ बच्चे जो एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन अचीव कर लिए थे और हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आए और हमारे साथ कॉपी लिखे, तो उनके कुछ आंसर तो बहुत अच्छे होते थे और कुछ आंसर बहुत ही बेकार होते थे, ठीक है। आप देखोगे ये जो पहला आंसर है, आप इसकी कॉपी की बस कंटेंट डेंसिटी देखो। कंटेंट डेंसिटी मतलब क्या कंटेंट इसने डाला है, बस वर्टिकल व्यू ले लो कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट कुछ तो लिखा है इसने बॉडी में, इसमें कुछ डायग्राम बन गया, यहाँ पे व्हाइट स्पेस है। अगेन आप देखोगे यहाँ पे आर्गुमेंट फॉर्मेट में कुछ तो लिखा है इसने यहाँ पे और कंक्लूड किया है। इसका पहला आंसर था। पहला आंसर इफ यू कैन सी हियर, दिस इज द फर्स्ट लेट्स से फर्स्ट, ठीक है, आंसर टू द क्वेश्चन। सेकंड आंसर देखोगे ये कितना तगड़ा लिखा हुआ है। वर्टिकल व्यू देखो ना, एक डायमेंशन इधर खोल दिया, एक डायमेंशन इधर खोल दिया, एक डायमेंशन इधर खोल दिया, उसके बाद यहाँ पे अगेन समथिंग। तो दिस कंटेंट डेंसिटी वाइज भी बहुत बहुत ही अच्छा आंसर है। एग्जांपल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, इफ यू कैन सी एग्जांपल्स, डायमेंशन के बाद एग्जांपल्स। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट पार्ट राइट नाउ, जस्ट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ व्हाट इट सीम्स लाइक, कि अगर आप एवरेज से आंसर एडवांस पे नहीं जा रहे हो तो क्या होता है। कुछ आंसर्स कितना अच्छा सब्सटेंशिएशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी के सारे पार्ट एड्रेस हो रहे हैं। अगर आप देखोगे व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूनियन टेरिटरी एंड इलेक्टेड लेजिस्लेचर, तो आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी बताया और पॉलिटिकल रीजन भी बताया। उसके बाद बता रहा है कि स्टेप्स कैन बी टेकन, तो स्टेप्स तो बता ही रहा है यहाँ पे ये आके, बट उससे पहले बियॉन्ड द डिमांड जाके इफेक्ट भी बता दे रहा है कि इससे होता क्या है, राइट। तो आंसर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बन जा रहा है। क्यों आंसर कॉम्प्रिहेंसिव बन जा रहा है, क्योंकि ब्रॉडर डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस, ठीक है। अगर एक्सप्लेन बोला होता तो हम बस सिर्फ ज्यादा स्टेप पे ज्यादा फोकस करते, ठीक है। डिस्कस बोल दिया तो यू हैव टू डिस्कस मेनी थिंग्स इन दैट, राइट। तो एक आंसर तो बहुत अच्छा लिख दिया, एक आंसर ऐसा लिख दिया कि पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है। देखने से लग रहा है, आप पढ़ भी लेना, मैं अभी भी शेयर कर दूंगा, राइट।
एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप एवरेज आंसर राइटिंग माइलस्टोन पे अचीव कर चुके हो और एवरेज आंसर राइटिंग के बाद आप इससे बियॉन्ड जैसे एडवांस पे नहीं अपने आप को शिफ्ट कर रहे, एफर्ट नहीं डाल रहे, तो क्या होगा? अगेन एक आंसर तो बहुत अच्छा लिखा, यहाँ पे देखोगे अगर आसान सा क्वेश्चन है एमएसएमई पे, तो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि एमएसएमई की सिग्निफिकेंस बता दो और चैलेंजेस बता दो और मैक्रो बिजनेस कैसे मैक्रो चेंज ला सकता है वो बता दो, तो यहाँ पे ये बता दिया इन्होंने, चैलेंजेस भी बता दिया यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी बता दिया, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट भी बता दिया और कंक्लूड भी कर दिया, बहुत अच्छा लिख दिया। बट वहीं कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन आ गया, लिंकेजेस वाले क्वेश्चन जिसमें इम्प्लिसिट डिमांड्स हो कि जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इज अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ reducing poverty, promoting sustainable development, building good governance. In this light, assess the performance of gender budgeting in India. तो ये बस नीचे वाले को लेके जा रहे हैं, assess the performance of gender budgeting in India। ऊपर वाला जो implicit demand है ना, जिसमें 3 linkages हैं, reducing poverty, promoting sustainable development, building good governance। 3, 2, 1 ये पूरा मिस कर दिया आंसर में, अगर आप देखोगे तो। परफॉर्मेंस ऑफ जेंडर बस्टिंग इन इंडिया डिस्कस कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स विद जेंडर बस्टिंग डिस्कस कर रहा है, रोड अहेड डिस्कस कर रहा है, बट जो इम्प्लिसिट पार्ट है क्वेश्चन का वो मिस हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एडवांस टाइप का है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन। तो आप देखोगे इस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, 4-4 मीन्स देने के बाद रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप एवरेज टू एडवांस में अभी तक क्या किए हो? ट्रांजिशन नहीं किए हो। You have to do it. That is why people with multiple means come to us and join Smash Means program between prelims and means, and we give them these insights, and we have a lot of students who have cleared the exam this year, right? And we're waiting for the result after the interview. ठीक है, तो ये होता है। तो एक तो बात ये कि कैसे ट्रांजिशन नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, राइट? और एक और जो वेटरन एस्पिरेंट की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है उसको भी समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि कैसे आप ट्रांजिशन कर सकते हो, उस पे हम आएंगे। द इनर्शिया ट्रैप। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी आप एवरेज टू एडवांस पे ट्रांजिशन क्यों नहीं कर रहे, इसको समझते हैं पहले। तो जो भी एक स्टूडेंट है ना, जो कि लेट्स से वेटरन है, मैं मान के चल रहा हूँ वेटरन है, सितंबर में वो पेपर देता है किसका? मेंस का। और सितंबर के बाद दिसंबर तक वो क्या करता है? रिलैक्स चिल करता है, कोई पढ़ नहीं सकता इस बीच में, ठीक है, कितना भी, क्योंकि सब ह्यूमन है। आपने मेंस का पेपर यहाँ लिख दिया और आप सोचोगे कि मैं अब मेंस का पेपर लिख दिया, पढ़ता हूँ, दिसंबर तक आप कोई नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया, जिनका नहीं हुआ उनकी बता रहा हूँ मैं, अब उनको एक्सेप्ट करने में जनवरी लग हो जा रहा है, ठीक है, फिगर आउट करने में जनवरी हो जा रहा है। अब जनवरी में वो ये फिगर आउट कर रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल में मार्क्स कम था, ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ, जीएस तो मैनेज हो ही जाएगा। तो 1 आध 1.5 महीना पढ़ा, अब फरवरी आ गई, स्टार्ट कर दिया किसका? प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। तो जो विंडो है ना बहुत छोटा है इंप्रूव करने का, यानी कि इनर्शिया ट्रैप में एक मोमेंटम आ चुका है, एक लूप में भी आप फंस चुके हो। इनर्शिया भी का मतलब और भी चीज होती है, मैं बताऊंगा, बट वन ऑफ द थिंग इज यू आर स्टक इन द लूप कि आपको 1-1.5 महीना ही मिलता है इंप्रूवमेंट का, जिसमें आप ढंग से इंप्रूव कॉम्प्रिहेंसिव भी कर ही नहीं पाते, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इस वजह से जो है जो मल्टीपल मीन्स वाले हैं वो फंस जा रहे हैं, क्योंकि उनको लास्ट में मेंस के बाद प्रीलिम्स निकालने के बाद ही फिर से मौका मिलता है और वो सेम ही मिस्टेक करते हैं अगेन एंड अगेन, एंड देन दे एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन, ठीक है। एक तो ये वेटरन एस्पिरेंट का। बिगिनर एस्पिरेंट का मैं बताऊं क्या होता है। बिगिनर एस्पिरेंट का क्या होता है कि इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इन द फरवरी मंथ, आपको 6 महीने लग जाएंगे कम से कम बेसिक बुक, एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक, ये सब खत्म करने में लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर, करंट अफेयर मैगजीन से फ्रेंडली होगे, ठीक है। तो तुम अगर यहाँ पे पहले दिन से ही प्रिपरेशन अगर माइक्रो थीम वाइज कर दो तो बहुत अच्छी बात है। माइक्रो थीम वाइज कर दो तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा? प्रिपरेशन बहुत स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन और फिल्टरिंग वाला एस्पेक्ट पहले दिन से ही बेटर हो जाएगा। माइक्रो थीम की वीडियो तुमको मिल जाएगी, सब फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो वो तो तुम्हारा पहले सॉर्ट हो जाएगा 6 महीनों के अंदर, ठीक है। और देन क्या होता है, फिर आप 3 महीने लेते हो, क्या करते हो? अपना ऑप्शनल उठाते हो, ऑप्शनल की क्लास लेते हो, ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल से ही मार्क्स आएंगे, आप 500 नंबर का पेपर है टोटल दोनों मिला के। अक्टूबर घिस जाता है, अक्टूबर घिसते घिसते तक यू विल फाइंड लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, फलाना डिमाका, पीपल गोइंग होम, पीपल कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप देखोगे कि बहुत सारा टाइम यहाँ पे नवंबर तक चला जाता है, ठीक है।
और लेकिन अगर आप अक्टूबर और दिसंबर के बीच में देखो, आपके 2 महीने ही बचे हैं जिसमें से आपको फेस्टिवल्स और सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसमें से मोस्टली जो लोग थोड़े बहुत सीरियस नहीं है ना, उनका टाइम मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या वो 1-2 महीना थोड़ा बहुत मेंस की प्रिपरेशन कर पाते हैं, वापस से रिविज़िट कर पाते हैं। बट दिसंबर के बाद अगेन जो बिगिनर स्टूडेंट है उसको प्रीलिम्स का फोमो स्टार्ट हो जाएगा, पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, फिर वो प्रीलिम्स के लिए 5 महीने पूरी पूरी तैयारी करेगा। दिस हैपेंस विथ एवरीबॉडी, राइट? जनवरी से ही लग जाओ। प्रीलिम्स का आजकल फोमो इतना हो गया कि जनवरी से ही प्रीलिम्स में लग जाओ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो मई में फिर दे रहा है, फिर मेंस में आ रहा है। दिस इज़ द थर्ड टाइम ही इज़ कमिंग टू मेंस। थर्ड टाइम आ रहा है मेंस के पास, ठीक है? यहाँ पे टाइम कम है, यहाँ पे रिवाइज़ करना है, एफएलटी लगाना है, काम खत्म करना है। यहाँ पे आपको दोबारा टाइम मिल रहा है, बट टाइम बहुत कम है। अगर आपने ढंग से यूटिलाइज़ कर लिया तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज़ आपने टाइम पास कर दिया तो कहानी खत्म है यहाँ, ठीक है? और पहली बार में अगर आप तो बेसिक प्रिपरेशन ही कर रहे हो, थोड़ी बहुत आपको ज्ञान मिल पा रहा है, वो हो पा रहा है, ठीक है? तो एक तो ये टाइमलाइन है कि आपको मेंस प्रिपरेशन करने का टाइम कब-कब मिलता है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। ये 3 बार आपको मेंस प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है पूरे साइकिल में। पहली बार में जो बंदा माइक्रो थीम के अकॉर्डिंग चलेगा, उसको पहली बार से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी उसकी मेंस के अकॉर्डिंग। जो नहीं चलेगा उसको 6 महीने उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और यही सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में टाइम जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए जो सेकंड टाइम है ना, वो फर्स्ट टाइम बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट टाइम से ही मेंस की प्रिपरेशन करनी है, माइक्रो थीम के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाओ, ठीक है? दूसरी बार जब आप आते हो, जहाँ पे फेस्टिवल्स और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, रिजल्ट्स आते हैं मेंस-वेंस के, जो भी है, बिगिनर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेटरन की नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली टाइम होता है एडवांस टेस्ट लगाने का, अपने आप को अपने आप को बेसिक से एडवांस, एवरेज से एडवांस पे मूव करने का ये टाइम होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कॉम्प्रोमाइज़ दिस टाइम, दैट इज़ व्हाई वो कभी भी एवरेज से अ, एडवांस लेवल पे नहीं आ पाते। दिस टाइम्स गेट्स कॉम्प्रोमाइज़, या बहुत लाइटली ले लेते हैं, ठीक है, इस टाइम को। आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में फरवरी तक चल रहा है, फरवरी तक मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है, जनवरी तक चलती है, बट नोबडी राइट्स टिल जनवरी एंड फरवरी। बहुत कम लोग लिखते हैं और उस समय कोचिंग में एडवांस क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं, राइट? और आप ये मिस कर जाते हो। दैट इज़ व्हाई अगेन आप फिर तीसरी बार जब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखने की कोशिश करते हो, तो बेसिक बेसिक वाला ही ज्ञान, अपना एवरेज वाला ज्ञान लिख के आ जाते हो और मेंस क्लियर नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट व्हाई द रीज़न इज़ कि आप इनर्शिया ट्रैप में फँस चुके हो। दिस इज़ द इनर्शिया ट्रैप, ठीक है? और कई लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि पढ़ ही नहीं रहे, उनकी बात ही छोड़ दो, ठीक है? जिनको मोमेंटम बन गया है नहीं करने का, ठीक है? तो उनकी बात ही छोड़ दो। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे अपने आप को एवरेज से एडवांस लेवल पे लेके जाएँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। दिस रिक्वायर्स मेंटरशिप, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? और बहुत फोकस से सुनना। 2018 से पेपर का लेवल चेंज होना शुरू हुआ है, राइट? अगर आप देखोगे तो 2018 में अगर पॉलिटी का जो पेपर आया हुआ था, अगर आप ये देखो, सारे क्वेश्चन बेसिक है। कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं दिखेगा और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एवरेज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो पहला क्वेश्चन, लेट्स इमरजेंसी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? व्हाट consequences फॉलो व्हेन सच अ डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स? पूरा लक्ष्मीकांत से जाएगा। कंडीशन बता दो फाइनेंशियल इमरजेंसी की, डिमांड 1, और क्या consequences होते हैं डिमांड 2। पूरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी नहीं है, तो इस पे कुछ एनालिटिकल बनता नहीं, ठीक है? समझ में आई बात? अगर यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इंडिया और यूएसए के बीच में 2 लार्ज डेमोक्रेसीज़ हैं। इनके बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम के जो टेनेट्स हैं, इनको आप एग्ज़ामिन करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या कि इंडिया और यूएस में क्या आपका सिमिलैरिटीज़ हैं पॉलिटिकल सिस्टम में? फॉर एग्जांपल वी बोथ हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी गिव फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, और क्या कहते हैं कि यूएस आल्सो गिव द बिल्स ऑफ राइट्स, राइट? और क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एग्जामिन पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, दे हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव व्हाट रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पूरी जो कहानी है ना, स्टोरी, जो लक्ष्मीकांत में मिल जाती है आपको एनसीईआरटी में, पूरा उससे सॉल्व हो जाएगा ये। समझ रहे हो? अगर आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन देखो पार्लियामेंट्री कमिटी पे, व्हाई डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसीडर्ड यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क? इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटीज पूछ रहा है, पार्लियामेंट्री कमिटी पूछ रहा है, जो कि दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, पहले पेज में दिया हुआ कमिटी वाले चैप्टर, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि रोल ऑफ एस्टीमेट कमिटी बताओ। पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी, एथिक्स कमिटी, ये सब बहुत सारे हमेशा आपको जो है टेस्ट सीरीज में बेसिक लेवल क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है? और रोल क्या है उसका बता दो, एथिक्स कमिटी का पूरा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ठीक है? और उसके क्या चैलेंजेस हैं,
वो भी रजनीकांत में दिया हुआ है, और आप फिर वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो, एंड कर सकते हो। तो देख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा, क्या है, जेनेरिक मतलब एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन, जेनेरिक नहीं बोल सकता, एवरेज लेवल का। चौथा क्वेश्चन देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, एसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती सिस्टम इन इंडिया एज ए पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंस बता दो पंचायती सिस्टम की इंडिया में, ठीक है, रजनीकांत में दिया हुआ है कि क्या है इंपॉर्टेंस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देता है वनरेबल सेक्शन का, रिजर्वेशन हो गया, वुमेन का हो गया, एससी एसटीज का हो गया, ठीक है, ग्राम सभा का रोल बता देता है, डिसीजन मेकिंग जो है लोअर जो है ग्राम सभा के पास चली जाती है, नाउ दे कैन डिसाइड। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडी, कि जो डिसीजन नीचे के लेवल पे लिया जा सकता है उसको वहीं ले जाना चाहिए, तो उसको ये, उस डॉक्ट्रिन को ये सपोर्ट करता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंस का हो गया ये। तो आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन, मैं आसान नहीं बोलूंगा, एवरेज लेवल क्वेश्चन, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट्स, व्हाट सोर्सेस इन पंचायत कैन, व्हाट सोर्सेस द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, कि क्या फंडिंग के सोर्स है पंचायती के। एक सेकंड, व्हाट इज दिस इज बॉटल, सॉरी। तो क्या पूछ रहा है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हाट आर द सोर्सेस, पंचायत के क्या फाइनेंशियल सोर्सेस है, ठीक है। पूरा आपको लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि इंटरटेनमेंट टैक्स लगा देता है, फेयर टैक्स लगा देता है, मार्केट टैक्स लगाता है, टैक्स ऑन हाउसेस लगाता है, तो ये सारी चीजें वो बात पूछ रहा है आपसे। दिस प्योर लक्ष्मीकांत, एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, राइट। बाकी दो क्वेश्चन भी देखो, जजमेंट आया हुआ था, जजमेंट हमेशा न्यूज में रहता है, इट इज हाईली लाइकली कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए जिस साल में, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। तो इफ यू सी दिस इज नॉट आल्सो वेरी लेट्स से एनालिटिकल क्वेश्चन, वेरी एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन। और ईवीएम कंट्रोवर्सी जो भी हुई थी उस टाइम पे, आपको देखो व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन, वेरी सिंपल, वेरी एवरेज। और अगर आपने करंट अफेयर मैगजीन पढ़ी होती तो इसका भी कंटेंट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द ईवीएम, राइट, एंड व्हाट इलेक्शन कमीशन शुड डू। बट ये है 2018 का पेपर। अब आप देखो 2024 का पेपर, क्वेश्चंस हैज बिकम मोर एनालिटिकल, दैट इज व्हाई यू नीड टू शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम एवरेज लेवल टू द एडवांस लेवल। अगर आप देखो तो पहली बात ये बताओ, राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, बोल रहा है कि इन द रेफरेंस ऑफ दिस डिस्कस द लॉज रिलेटिंग टू द डीएनए टेस्टिंग। आपको कितने लॉज पता है डीएनए टेस्टिंग के, आपने पढ़ा है कभी, कितने न्यूज में थे, एक भी पता है? तो बहुत ही प्रिसाइज जाके क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वोम से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो प्राइवेसी को कैसे हर्ट करते हैं, या प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वाली जो डॉक्ट्रिन है उसको सपोर्ट करते हुए उसके साथ अलाइन होते हुए बने हैं कि नहीं, वो सारी चीजें बतानी है। आप ये बताओ आपने कितने लॉज ऐसे पढ़े हैं और कितने लॉज ऐसे आपको दिमाग में ऑन द स्पॉट आ सकते हैं जब मेंस के पेपर, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऐसा कुछ है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप बहुत कम सुनते हो, ठीक है। तो कैन यू सी क्वेश्चन कितना एनालिटिकल हो चुका है, ठीक। अगेन आप ये देखो, सबसे अच्छा एग्जांपल, डिस्कस इंडिया सेकुलर स्टेट कंपेयर विद सेकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले क्या था, ब्रॉडर लेवल पे कंपैरिजन चल रहा था इंडिया और यूएस का, इंडिया और यूएस का ब्रॉडर लेवल पे कंपैरिजन चल रहा था। अब ये कह रहा है कि सेकुलर प्रोविजंस में क्या कंपैरिजन है वो बता दो। तो ये बताओ कितने लोगों को पता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेकुलर प्रोविजंस है? मेरे को तो नहीं पता, आपने पढ़ा है कभी? मतलब क्या, ये एडवांस लेवल की चीजें हो गई। यूपीएससी जहां प्रिसाइज हो सकता है वहां प्रिसाइज हो रहा है, जहां पे ज्यादा एनालिटिकल हो सकता है वहां ज्यादा एनालिटिकल हो रहा है। तो यानी कि नाउ द टाइम हैज कम कि आप अब अपने आप को एवरेज लेवल से एडवांस लेवल पे लेके जाएं। अगर नहीं लेके जा रहे हैं अपना घाटा करा रहे हैं, ठीक है। और कहीं यूपीएससी आपको ये जो सेक्युलर टेनेट्स है कहीं लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोई एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर कहीं पढ़ लिया होगा, हो सकता है कहीं एक आध पढ़ लिया होगा, पर वो याद रहने वाला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू नीड सम कंटेंट जो कि मेंस को लेके बहुत फोकस्ड हो, सम एक्स फैक्टर कंटेंट, समबडी हु इज डूइंग लेट्स से रिसर्च, जहां पे बहुत सारे डायमेंशंस खोल रहा हो, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस खोल के एक एक्स फैक्टर कंटेंट लेके आ रहे हो, दैट यू रिक्वायर्स नाउ। दैट इज व्हाई मेंस का एक्स फैक्टर कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई सिविल जल्दी हैज कम अप विद एक्स फैक्टर कंटेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि लेवल बढ़ रहा है, नॉट ओनली पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। कि 2018 में पॉलिटी का पेपर पहले ऐसा आता था, 2018 में पॉलिटी का 2024 में पॉलिटी का पेपर थोड़ा एनालिटिकल या प्रिसाइज हो गया। माइक्रो थीम लेवल पे भी क्वेश्चंस अब क्या हो रहे हैं, थोड़े से बहुत प्रिसाइज हो रहे हैं, बहुत एनालिटिकल होते जा रहे हैं। कैसे? अगर आप देखोगे प्रेशर ग्रुप से ये आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 12 सालों में। पहला क्वेश्चन आया आपका 2013 में, ठीक है,
कि 2013 में पहला क्वेश्चन क्या था, प्रेशर ग्रुप जो है इनफॉर्मल फेज की तरह देखा जाता है पॉलिटिक्स के लिए। मतलब क्या कि बिकॉज दे वर्क आउटसाइड द फॉर्मल पॉलिटिक्स, ठीक है, बट दे आल्सो इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी आउटकम्स, दैट इज व्हाई दे आर सीन एज इनफॉर्मल फेज। तो विथ रिगार्ड टू द अबव, एसेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द प्रेशर ग्रुप, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रुप आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पढ़ लेना वहां जाकर, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शन बेसिक लेवल ऑफ ज्ञान पहले क्वेश्चन हो जाता था। अब आप यहां देखो 2017 में क्या क्वेश्चन है, 2017 में कि हाउ डू प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप अगेन पूछ रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप अगेन वही चीज पूछ रहा है, आप देखो फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे अगेन हाउ डू दे इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, देयर इज आस्किंग द फंक्शन ओनली, घुमा फिरा के लैंग्वेज वही है, मतलब कोर डिमांड वही है, राइट। अगेन व्हाट दे आर आस्किंग, इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप क्या होता है और फॉर्मल प्रेशर ग्रुप क्या होता है, और इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप कैसे पावरफुल होता जा रहा है। इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप क्या मतलब, सोशल मूवमेंट्स या ऑनलाइन मूवमेंट्स जो होते थे वो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हो गए आपके, ठीक है। और जैसे फिक्की हो गया, सीआईआई हो गया, ये सारे फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट लेट्स से ऑनलाइन डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये सारी वजह से इफ यू सी इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप जो है ज्यादा इमर्ज हो गए हैं, पावरफुल हो गए, ठीक है। हैशटैग मूवमेंट चल रहा है, ट्विटर पे हैशटैग पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो ऑल दीज थिंग्स अगर आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। अभी 19-20 में अगर आप देखोगे ना 18 के बाद, तो पहले क्वेश्चंस आप प्रेशर ग्रुप पे अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो क्या करोगे, प्रेशर ग्रुप के रोल पता करोगे, ठीक है। प्रेशर ग्रुप का रोल पता करोगे, प्रेशर ग्रुप के क्या चैलेंजेस हैं वो पता करोगे, ओवरऑल प्रेशर ग्रुप्स के इश्यूज या चैलेंजेस जो भी हैं कैसे उसको निपट सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो पता करोगे, वो पढ़ोगे, राइट। ऑल दीज थिंग्स यू विल बी स्टडिंग। बट 2019 और 2021 में वो क्या कर रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप पे ब्रॉडर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो फार्मिंग प्रेशर ग्रुप है, फार्मर्स प्रेशर ग्रुप है, उनके पर्टिकुलर क्या इश्यूज हैं और उनको डील करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए वो आपको पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। या बिजनेस एसोसिएशंस कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेशर एज ए प्रेशर ग्रुप, तो उनके क्या इश्यूज हैं, उनके क्या लेट्स से इश्यूज को डील करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या कमिटी रिकमेंडेशंस हैं, वो सारी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नाउ यू हैव टू एक एक सेगमेंट को पकड़ पकड़ के बहुत प्रिसाइज होकर तैयारी करनी पड़ेगी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फार्मर प्रेशर ग्रुप, बिजनेस प्रेशर ग्रुप्स, वुमेन प्रेशर ग्रुप्स, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, इस पे ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इवॉल्व कैसे हो रहा है, तब जाके आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे पहुंचोगे, एवरेज से एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। इफ यू वांट टू सी इट अगेन आई विल टेल यू कैसे पहुंचना है, माइक्रो थीमेटिक प्रिपरेशन कैसे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप बिगिनर लेवल पे कोई चीज को उठाते हो, लेट्स से प्रेशर ग्रुप वाला ही टॉपिक उठाते हो, तो आपको डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन चाहिए होता है कि प्रेशर ग्रुप कैसे फॉर्म हो सकता है, आर्टिकल 19(1) C, right? Because of which you can let's say form association and all these things. So this is the constitutional basis for this. तो ये बेसिक एवरेज लेवल ऑफ ज्ञान होता है कि हिस्टोरिकल जर्नी बता दो, ओरिजिन इवोल्यूशन बता दो, ठीक है, अभी कैसे इवॉल्व हुआ है मॉडर्न टाइम्स में वो बता दो, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप बता दो, फॉर्मल इनफॉर्मल बता दो, उनके बीच में कंपैरिजन बता दो, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शनिंग क्या है, ऑपरेशनल मेथड्स क्या है, लॉबिंग करते हैं, इलेक्शनरिंग करते हैं और क्या करते हैं कि प्रोपेगेंडाइजिंग करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारा ज्ञान है वो आप पढ़ते हो क्या, एवरेज लेवल के लिए, ठीक है, बिगिनर लेवल पे आप पढ़ते हो, ठीक है। बट आपको इवॉल्व कर कहाँ जाना है, एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, रैंकर लेवल पे जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है। तो अब कैसे करोगे, अब आपको कुछ अपने माइक्रो थीम को एनालाइज करते हुए, कि इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, अपने आप से कुछ क्यूरियस माइंड बन के कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे दिमाग में कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर ग्रुप जो है इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स समझा जाता है आज के डेट में। यानी कि क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर है भाई, इस पे क्वेश्चन बन के नहीं आ सकता क्या? आपको ये अब यूपीएससी आपसे चाह रहा है कि यू कैन थिंक एनालिटिकली, ठीक है। व्हाट आर द इथिकल एंड अनइथिकल प्रैक्टिसेस दैट इज गोइंग ऑन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि फॉरेन फंडिंग्स हो रही है पॉलिटिकल ग्रुप्स की, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स की, कि इंडिया में जो है वो क्या कर दें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए, इसकी वजह से फॉरेन फंडिंग्स आ रही है। सो दैट इज वन ऑफ द लेट्स से इलीगल एथिकल मीन्स दैट दे आर टेकिंग, राइट। ऑल्सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, यहाँ पे आपको एफसीआरए, फीमा, ये सारे जो लॉज आए हुए हैं
उस पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर इन द न्यूज, राइट। स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अब आपको प्रेशर ग्रुप्स की तैयारी करनी पड़ेगी, लाइक एग्रीकल्चर, बिजनेस, वुमेन्स, एनवायरमेंटल, जो हमने ऊपर देखा यहाँ पे। तो उसके लिए एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास तगड़े, ठीक है। क्या इश्यूज आ रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए उनके, और उनकी रेमेडीज भी पता होनी चाहिए, तब जाके आपका अब आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर प्रेशर ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ यू हैव टू ट्रांजिशन फ्रॉम द एवरेज लेवल टू द एडवांस लेवल, ए टू ए, ठीक है। और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको चाहिए ही चाहिए कि बाकी जगहों पे गवर्नेंस क्या होता है कि हाउ बेटर यू कैन टेक डिसीजंस और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करा दो। और अगर कहीं वो चीज बेटर हो रही है और उसको क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसके क्या लर्निंग ले सकते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई अगर आप देखोगे पॉलिटीज में या गवर्नेंस में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंक्लूजन में लिखना या वे फॉर्म में लिखना एक बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, राइट। सो यू हैव टू कलेक्ट दिस ऑल्सो। सो आपको किसी टॉपिक पे बिगनर लेवल पे सोचना है या एक्सपर्ट लेवल पे सोचना है, दिस इज व्हाट द गेम इज, कि अपने दिमाग से कुछ क्यूरियसली क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आ चुका है प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द की डिफरेंसेस एक्सप्लिसिटली। वो कभी भी आपसे वापस पूछ सकता है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट। पहले मुझे ये बताओ कि तुमको समझ में आ रही है इतनी बात, तब मैं आगे बढ़ूं, राइट। यू कैन से येस और नो इन द चैट बॉक्स। आनंद कुमार को समझ में आ रही है बात, वेरी गुड आनंद, आई थिंक ओके। अमन को भी समझ में आ रही है, दिव्या को भी समझ में आ रहा है। ये वेबिनार यूट्यूब पर अपलोड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, सारे वेबिनार यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, बट यूट्यूब पे अगर आप देखोगे और अभी देख रहे हो उसमें बहुत अंतर है। यूट्यूब पे कुछ और आ गया नोटिफिकेशन, तो आप वहां चले जाओगे, यहाँ आप अटेंटिव होकर देख रहे हो, राइट। तो ऋषि को भी समझ में आ गया, सिद्धार्थ को भी समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आप एवरेज लेवल से एडवांस लेवल पे मूव कर सकते हो, ए टू ए। ए टू ए मीन्स व्हाट, ये अभी निकाला मैंने, ए टू ए कि एवरेज से एडवांस। अगर आप देखोगे कुछ जीडीपी पे क्वेश्चन आए हुए हैं इकोनॉमी के, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे अमंग द सेवरल फैक्टर्स फॉर द इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, इंडिया की पोटेंशियल ग्रोथ के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इकोनॉमी में कितना बढ़िया है, लॉजिस्टिक सेक्टर अपना कितना मजबूत है, ठीक है। उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट कितने अच्छे हैं, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल है, ठीक है। और जो भी वेरियस पैरामीटर्स, राइट। सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, सेविंग रेट पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। डू यू एग्री? और क्या अदर फैक्टर्स है वो बता दो ग्रोथ के, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है, डू यू एग्री विद यू की जीडीपी का जो ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन हैज लेफ्ट द इकोनॉमी इन द गुड शेप, ठीक है। दिस इज एनालिटिकल क्वेश्चन, डू यू एग्री करके पूछ रहा है, मतलब क्या आपसे वो एनालिसिस चाहता है, ठीक है। डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, इट्स डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल जीडीपी को इनहिबिट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं वो बता दो, ठीक है। और कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी क्या जो चेंज हुई थी जीडीपी को कैलकुलेट करने की 2015 के पहले और बाद में, उस पर क्वेश्चन आया 2021, ठीक है। सो जीडीपी पे ओवरऑल ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ इफ यू हैव टू प्रिपेयर एवरेज और एडवांस लेवल में प्रिपरेशन कैसी होती है, उसका एक कॉन्ट्रास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जीडीपी बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं उसको एवरेज और एडवांस दोनों एक साथ ही प्रिपेयर कर लूँ, देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, तो आपको पहले तो जीडीपी होती क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जीडीपी के, ठीक है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। जीडीपी के अलावा जीएनपी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है वो पता होना चाहिए। सेविंग रेट ऊपर पूछ रहा है, वो सेविंग रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम होती है उसी में तो सेविंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स से योर सैलरी इज 1 लाख, ठीक, और कट पीट के 50,000 आता है, मतलब इतना कम नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लेट्स से कट पीट के तुम्हारे पास 50,000 आता है, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में कितना बचा? ये बचा खर्च करने के। अब इसी में तो तुम कुछ ना कुछ सेव करो, तो सेविंग रेट डिस्पोजेबल इनकम से ही तो होगी। तो दिस इज ऑल्सो दिस जो है कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड लेबर एंड ऑल दिस थिंग्स, सप्लाई डिमांड पता होना चाहिए, और की इकोनॉमिक टर्म्स क्या होते हैं कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसेशन, डाउनटर्न, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ का कई बार मेंशन है, पोटेंशियल जीडीपी का कई बार मेंशन है, इन्फ्लेशन का कई बार मेंशन है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट, राइट। बट in order to solve the question and in order to move yourself from, let's say, the basic level या the average level to the advanced level, what you have to do is कि आपको इकोनॉमिक सर्वे डेटा का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जीडीपी के किसी भी क्वेश्चन को ना मजाक में एड्रेस नहीं कर सकते पुराने डेटा से, ठीक है।
आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखना पड़ेगा, सेविंग रेट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, अदर फैक्टर्स जो भी हैं उसमें कितना परसेंटेज इसका क्या लग रहा है, तभी जाके आप एनालिसिस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लैंड पे आप देखो, देयर इज लिमिटेड लैंड, देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन लैंड, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, दैट यू हैव टू एनालाइज, राइट। ये आपको सोचना पड़ेगा कि लिमिटेड लैंड है, हाउ वी कैन लेट्स से इंप्रूव द एग्रीकल्चर इन दैट। मोटा मोटा एक ज्ञान बता रहा हूं मैं आपको। तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर। दूसरा, एडवांस पॉलिसी एनालिसिस, कि कैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जीडीपी को इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ानी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर देगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, मोटा मोटा। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि क्या, अगर हम लेट्स से पॉलिसी रेट्स को कम कर देते हैं, पॉलिसी रेट्स को अगर हम घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा पॉलिसी रेट्स कम होने की वजह से लोन्स जो है, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मोर लोन। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, और ज्यादा लोन लेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ होगी, फलाने मका। तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑल दीज पैरामीटर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू बी सीइंग दिस ऑल दीज डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड लेट्स से बजट, राइट। ठीक है। सेक्टोरल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर या सर्विस सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके हर एक डेटा को समझना, क्या ग्रोथ पैटर्न रहा है थ्रू आउट इन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स मे बी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। उसी तरह ग्लोबल इकोनॉमिक अरीना में इंडिया की जीडीपी कैसे परफॉर्म कर रही है, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इंडिया की जीडीपी कैसी परफॉर्म कर रही है आफ्टर कोविड, लेट्स से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल अरीना, या कंपेयर करके बताओ, दे कैन आस्क यू दिस, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चन इवॉल्व हो सकते हैं। यू रीड न्यूज़पेपर्स एंड ऑल दीस थिंग्स, सो यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, कि अपने आप को बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस है आजकल, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है सस्टेनेबल होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या फोकस है, बजट में क्या प्रोविजंस आए हैं, ऑल दीस थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फलाना ढिमाका, जो भी चीजें हैं, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फील, राइट। सौरभ हाई लिख रहा है, आई डोंट नो वो किसको हाई लिख रहा है, किसको लिख रहा है सौरभ हाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू improve from average level to advanced level. This is very important for you, right? So, and that requires what? Mentorship. Also, एवरेज लेवल से एडवांस लेवल पर मूव करने के लिए न केवल कंटेंट की तैयारी अच्छी करनी है, बट क्वेश्चन भी एडवांस लेवल के आते हैं, उनकी फ्रेमिंग एडवांस लेवल पे आती है, ठीक है। तो उनको भी आपको मास्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल जेरी का बेसिक टेस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस फेडरल मॉडल्स। डिफरेंस पूछा है फेडरलिज्म में, और एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इंडिया क्यों है, ये आपको पूरा लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। आप देखोगे इमरजेंसी पे क्वेश्चन है एवरेज लेवल का, आप देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है, और कैबिनेट का रोल पूछा हुआ है। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन, हमारा बेसिक टेस्ट से क्या मतलब होता है कि हम आपको सारी माइक्रो थीम पे एक एक बार प्रैक्टिस करा, ताकि आपके पास हर एक माइक्रो थीम के लिए कंटेंट हो, आपने हर एक माइक्रो थीम पे स्ट्रक्चर वे में लिखा हो, तो रिकॉल बढ़े, कम से कम आप एक मेंस के कंटेंट से एक्सपोज हो जाएं हर एक टॉपिक पे, तब जाके हम आपको एडवांस लेवल पे मूव कराएं। अगर आप एडवांस लेवल के टेस्ट को देखोगे ना सिविल के, यू विल फाइंड क्वेश्चंस जो कि अलग अलग तरीके होते हैं। यू विल सी हियर, यू विल फाइंड कि ओके दिस क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड, और स्टेटमेंट बेस्ड के बाद क्या क्वेश्चन है, क्रिटिकल एनालिसिस आता है। पीपल आर very, like a lot of aspirants, they find very problem in dealing with the statement based question, right। अगर आप देखोगे तो what are the key pillars of industrial revolution, नाइन्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, what are the key pillars of industrial revolution, now this is key pillars are basic only, but उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, how it can nudge the Indian governance system into inclusivity, accessibility, transparency। यानी कि हमने क्या किया कि हमने पहली बात तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गवर्नेंस से लिंक किया क्रॉस, उसके बाद हमने क्या किया, इनके तीन लिंकेजेस बनाए कि हमको अब इंक्लूसिविटी कैसे होगी ये बताओ, एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी ये बताओ, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी ये बताओ। तो यू हैव टू थिंक वेरी प्रिसाइजली ऑन दिस पार्ट, देन ओनली योर आंसर विल बी गुड, अदरवाइज वो जेनरिक हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस टेस्ट, इन पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आफ्टर यू अगेन यहाँ देखो, डिजिटाइजेशन ऑफ हायर जुडिशरी से क्या होने वाला है, एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, स्पीडी जस्टिस कैसे बढ़ेगा, इन तीनों
इंटरलिंकेजेस वाले क्वेश्चंस पे आपको इन तीनों पैरामीटर्स पे बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट देना पड़ेगा, देन यू विल बी गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। राइट, तब आपका कंटेंट, तो आपका सोच भी एक स्टिमुलेट कर रहे हैं वहां पे आपका सोच। जस्ट नॉट आस्किंग कि डिजिटाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वी आर आस्किंग कि एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, स्पीडी जस्टिस कैसे बढ़ेगा, ताकि आपके सोचने के तरीके को थोड़ा स्टिमुलेट करे। ठीक है, दिस इज हाउ यू डेवलप skills of writing by exposing yourself to the advanced content, right? ठीक है, तो यू अंडरस्टूड कि ए से स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाना है कैसे, स्टेप 3 पे कैसे जाना है, स्टेप 4 पे कैसे जाना है, और फाइनली जब आप स्टेप 4 पे आ जाते हो ना, उसके बाद भी एक स्टेप बचता है क्या, कि आपको स्टेप 5 पे आना है, अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना है फुल लेंथ टेस्ट में। फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वहां पे आप ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझा देता हूँ क्या होता है, देन विल एंड द वेबिनार, राइट। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्क्स एफएलटी में ऑप्टिमाइज करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना पढ़ना, प्रोसेस समझना। अगर नंबर ही नहीं आएंगे तो पढ़ने का फायदा क्या, हम ज्ञान के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ज्ञान के लिए पढ़ना हो तो पीएचडी कर लेते, ठीक है, ज्ञान के लिए अगर पढ़ना होता तो पीएचडी कर लेते। नाउ इफ यू सी कि अगर आप 5वां स्टेप छोड़ देते हो ना, तो आपको पेपर का मूड ही नहीं पता चल पाएगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुमने पॉलिटी ढंग से पढ़ ली, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से पॉलिटी को पढ़ा, सारे माइक्रो थीम पे क्वेश्चन लगा लिया, एडवांस टेस्ट लगा लिए, एक प्रॉपर तरीका क्लोजर दे दिया इसको, ठीक है, पर तुमने आईआर ढंग से नहीं पढ़ा था, बट एवरेज लेवल पे तुमने तैयार करके गए थे, एवरेज लेवल पे तैयार करके गए तुम, ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। एवरेज लेवल पे तुम तैयार करके गए आईआर, और पॉलिटी को तुमने ढंग से तैयार किया था, ठीक है, बट जो क्वेश्चन आया ना, पॉलिटी के क्वेश्चन टफ आ गए और आईआर के क्वेश्चन क्या हुए, एवरेज लेवल के आ गए। तो नाउ यू विल बी फाइंडिंग कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जहां पे तुमने काफी मेहनत की थी पॉलिटी के सब्जेक्ट में, वहां पे क्वेश्चंस टफ होने की वजह से यू आर नॉट एबल टू राइट गुड कंटेंट इन योर कॉपी। तो एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे जा रहा है वहां पे, ठीक है, वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है गुड कंटेंट न लिखने की वजह से वैसे जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की थी, अब वहां पे क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज आ गए। बट आईआर में तुमने कम मेहनत की थी और क्वेश्चंस एवरेज लेवल आए हैं, तुम आंसर अच्छा लिख रहे हो लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तुमने तैयारी नहीं अच्छी की थी, तो तुम ये सोच रहे हो कि जब मैंने तैयारी अच्छी नहीं की तो मैं लिख कैसे सकता हूँ अच्छा, राइट। तो तुम पेपर का मूड गेज नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि 1 जीएस 2 पेपर कंसिस्ट ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, राइट, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, राइट, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर मार्क्स इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो एफएलटीज देना बहुत जरूरी है, उसके अंदर मार्क्स ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितने एफएलटीज देने चाहिए, एक कोई स्टैंडर्ड नंबर है क्या? देखो ऐसा कुछ कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, बट आई विल गिव यू अ नंबर व्हिच इज वेरी मच लेट्स से इंस्पायर्ड, या जो मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू सीखा है फ्रॉम द टॉपर्स, कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको मिनिमम जो है 8 एफएलटीज तो लगाने ही होते हैं, मैक्सिमम 12, मैक्सिमम 12, ठीक है। 8 एफएलटीज मतलब हर एक जीएस पेपर फर्स्ट राउंड, मतलब 3 8 एफएलटीज का मतलब हो गया ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ जीएस पेपर 4 एफएलटीज हो जाएंगे, सेकंड राउंड ऑफ जीएस पेपर जो होंगे एफएलटीज के, जीएस 1 2 3 4 चारों ही आ गया इसमें, तो वो आपका 2 राउंड होगा, टोटल 8 पेपर हो जाएंगे। तो 2 बार तो कम से कम आपको हर पेपर को लगाना ही है, उस पे फीडबैक लेना है, आगे बढ़ना है। अगर आपको मौका और मिला तो एक बार आप और लगा सकते हो। लॉट ऑफ पीपल they write 12 tests, so minimum 8 tests that you have to write only between prelims and mains, that's also FLTs, right? ये आपको जरूर करना होगा in order to optimize marks, और लास्ट स्टेज तक अपने आप को लेके आना होगा, राइट। so this is what I had to say lastly कि the webinar has end, but अगर आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही या अच्छी भी चल रही बट आपको वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज सेंड योर कॉपी ऑन दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें आप अपनी कॉपी भेज सकते हो, हमारी टीम मेंबर उस कॉपी को एनालाइज करेंगे, उस कॉपी में जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको एक क्लियर स्टेज बताएंगे कि आपका इंप्रूवमेंट ये है और आप कहाँ लाई कर रहे हो। So you can take the screenshot of this thing, right? So this is it from my side.